निहारपुर नामक गांव में शिखा और रूपा नाम की दो सगी बहनें रहा करती थी। शिखा बड़ी बहन थी और सुंदर होने के साथ साथ वो स्वभाव से बड़ी जिद्दी और घमंडी थी। रूपा छोटी बहन थी। वैसे तो रूपा रंग में सांवली थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो एक मददगार औरत थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद किया करते। आज भी दोनों बहनें शाम को बाहर घूमने गई थी। जब घर आई तब उनकी माँ भूमि बोली, आ गई तुम दोनों लाडली बेटियां घूमकर। हाँ माँ, आ गई। और आज तो हमने रास्ते में पानी पूरी भी खाई। हाँ हाँ, अच्छा किया। बेटा रूपा, तुम भी तो कुछ कहो। हाँ माँ, मैंने भी पानी पूरी खाई। जब मैं पानी पूरी खा रही थी तो मुझे आपकी भी याद आई, इसलिए मैंने कुछ पानी पूरियां बचाकर आपके लिए भी पैक करवा ली। बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें मेरा कितना ख्याल रहता है, मेरी प्यारी बच्ची। माँ, ख्याल व्याल कुछ नहीं, उसका पेट भर गया होगा, इसलिए वो आपके लिए रखकर ले आई। अब इसमें इतनी भी तारीफ करने वाली कोई बात नहीं है माँ। शिखा ऐसा कहकर गुस्से में अंदर चली जाती है। तब भूमि रूपा से कहती है, बेटा, तू अपनी बड़ी बहन की बात का बुरा मत माना कर। तुझे तो पता है वो कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है। बिल्कुल तीखी मिर्ची है, तीखी मिर्ची। हाँ माँ, आप चिंता ना करें। तभी वहाँ पर नीला मौसी आ गई और बोली, भूमि बिटिया, कल मेरे यहाँ पर हवन पूजा का कार्यक्रम है, तो तू अपनी दोनों बेटियों के साथ मेरे घर पर जरूर आना। हाँ हाँ मौसी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर जरूर आऊंगी। अगले दिन भूमि अपनी दोनों बेटियों के साथ तैयार होकर नीला मौसी के घर पहुंच गई। वहां गांव की कुछ औरतें भी इकट्ठा थी। गांव की औरतें शिखा और भूमि को देखकर आपस में बात करने लगी। अरे बहन, इन दोनों बहनों के रंग रूप में कितना बड़ा फर्क है। शिखा जहाँ इतनी सुंदर है किसी हीरोइनी की तरह, वहाँ रूपा एकदम सांवली है। अरे हाँ बहन, तुम सच कहती हो। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दोनों सगी बहनें हैं ही नहीं। ना जाने क्या मामला है। उन दोनों की बातें रूपा और शिखा दोनों सुन लेती हैं। शिखा बहुत खुश होती है अपनी तारीफ सुनकर और कहती है, माँ, सुना तुमने? वो लोग मेरी ही तारीफ कर रहे हैं। एक बात तो सच है माँ कि रूपा कहीं से भी मेरी बहन नहीं लगती। कहाँ मैं इतनी सुंदर और कहाँ रूपा, बस ऐसी ही आम सी दिखने वाली लड़की। शिखा, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, वो तुम्हारी छोटी बहन है और सुंदरता केवल रूप से नहीं होती बल्कि गुण से भी होती है। ओह माँ, अब तुम फिर से अपनी कहानी मत शुरू कर देना। मैं तो जा रही हूँ कुछ खाने। शिखा वहां से चली जाती है। तब भूमि रूपा से कहती है, रूपा, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। लोगों की तो ऐसे ही बातें करने की आदत होती है। जब तक वो चटपटी बातें ना कर ले, उन्हें खाना हजम ही नहीं होता है। हाँ माँ, मुझे कोई भी बात बुरी नहीं लगी। शिखा दीदी मेरी बड़ी बहन है। अगर उनकी तारीफ होती है तो मुझे अच्छा लगता है। चलो हम भी कुछ खा लेते हैं। फिर वो लोग भी खाना खाते हैं। वो लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी नीला मौसी वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे भूमि, पूरी बनाने वाली की अचानक तबीयत खराब हो गई है और सभी मेहमान खाना खा रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? क्या किचन में जाकर थोड़ी पूड़ियाँ बनवा दोगी? हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं। और मेरे साथ साथ रूपा और शिखा भी मेरी मदद करेंगी ना रूपा, शिखा? माँ, मैं पूरी बनाऊंगी। माँ, तुम्हें तो पता है मुझे किचन में कितनी गर्मी लगती है। मैं नहीं बना सकती। और कहीं और पूरियां बनाते बनाते मैं काली ना हो जाऊं। बात रही रूपा की, तो आप इसे ले जाओ। ये तो पहले से ही काली है, इसे काली होने का कोई डर ही नहीं होगा। और आप और रूपा मिलकर पूरियां बना लेना। और फिर रूपा और उसकी माँ दोनों मिलकर नीला मौसी के किचन में जाकर मेहमानों के लिए पूरियां बनाती हैं। रूपा इसी तरह सबकी मदद कर दिया करती थी। एक बार की बात है, गांव में मेला लगा हुआ था। शिखा भूमि के पास आई और बोली, माँ, तुम्हें पता है गांव में मेला लगा हुआ है। तुम्हें तो पता है मुझे मेला देखना कितना पसंद है। चलो ना माँ,
हम मेला घूमने जाएंगे। बेटी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ऐसा करो कि तुम रूपा के साथ मेला देखने के लिए चली जाओ। ठीक है माँ, मैं रूपा के साथ ही चली जाती हूँ। बेटी, शाम को घर जल्दी आ जाना। भले घर की लड़कियाँ रात को ऐसी घूमती हुई शोभा नहीं देती। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रूपा और शिखा दोनों मेला देखने के लिए निकल पड़ती हैं। मेले में दोनों ने अपने अपने लिए कुछ चीजें खरीदी और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। घर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वो दोनों इस जंगल से गुजर रही थी। तभी कहीं से करहाने की आवाज आई। आए, आए, आए। ये सुनकर रूपा कहती है, दीदी, ये आवाज सुन रही हो? लगता है कोई तकलीफ में है। शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत है। अरे, किसी को हमारी मदद की जरूरत नहीं है। ये तेरे दिमाग का वहम है। तुझे तो बस मदद करने का भूत सवार रहता है। तुम कुछ भी कहो दीदी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर रूपा ने पलट कर देखा तो सामने एक बुढ़िया जमीन पर गिरी हुई थी। रूपा ने दौड़कर बुढ़िया को उठाया और बोली, बूढ़ी अम्मा, आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं बेटिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पास में रहती हूँ। अपने घर के लिए पानी लेने आई थी, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। बूढ़ी अम्मा, मैं आपके घर तक पानी पहुँचा देती हूँ। ऐसी हालत में आपसे चला नहीं जाएगा। आपको मेरी मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर रूपा ने वहाँ पर पड़ा हुआ मटका उठाया और पानी भरा और बूढ़ी अम्मा से बोली, चलिए, मैं आपके घर तक ये पानी पहुँचा देती हूँ। रूपा ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा के घर के लिए निकल पड़ी। शिखा वहीं खड़ी रही। रूपा और बूढ़ी अम्मा जल्दी ही बूढ़ी अम्मा के घर पहुँच गए। रूपा ने पानी का मटका वहाँ रख दिया और बोली, बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ अकेली रहती हो क्या? हाँ बेटिया, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति एक तपस्वी थे। मैं उन्हीं के साथ यहाँ रहती थी। उनका देहांत बहुत पहले हो गया था। मेरा एक बेटा था। 2 साल पहले उसकी भी मृत्यु हो गई, तो अब मैं अकेली ही रहती हूँ। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने पति की दी हुई ये अंगूठी तुम्हें दे रही हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। नहीं अम्मा, ये आपकी अंगूठी है, आपकी अमानत है। मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? अरे बेटी, मेरा इस दुनिया में अब है ही कौन? ये अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तो मुझे खुशी होगी। इसे रख लो बेटा। रूपा वो अंगूठी ले लेती है। तभी बूढ़ी माँ उससे कहती है, रूपा बेटी, इस अंगूठी को मामूली अंगूठी मत समझना। यह मेरे पति की दी हुई निशानी है। ये अंगूठी जादुई है। जब भी तुम जीवन में किसी भी मुसीबत में फंस जाओ, अंगूठी तुम्हारी खुद ब खुद मदद करेगी। रूपा ने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दिया और फिर जल्दी जल्दी वहाँ से निकल पड़ी। शिखा और रूपा जल्दी ही घर आ गए। रूपा ने वो अंगूठी अपने हाथ में पहन रखी थी और अपनी माँ को उस अंगूठी के बारे में सब कुछ बता दिया था। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन भूमि के पति अरुण शहर किसी काम से गए हुए थे और वापसी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जब शिखा और रूपा को पता चलती है तो वो दोनों अपनी माँ को साथ में लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। भूमि के पिता का बहुत बड़ा और बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उनके सर में भी काफी गंभीर चोटें आई थी। तभी रूपा को बुढ़िया की दी हुई अंगूठी याद आती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, बूढ़ी अम्मा की दी हुई अंगूठी, क्या ये पिताजी को ठीक कर सकती है? मैं अभी इसकी जांच करके देखती हूँ। रूपा अंगूठी को निकालकर कहती है, हे जादुई अंगूठी, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरे पिताजी को बिल्कुल ठीक कर दो। वो हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। रूपा के ऐसा कहते ही उस अंगूठी से एक रोशनी निकलती है जो उसके पिताजी पर पड़ती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये देखकर पीछे खड़ी भूमि और शिखा भी चौंक पड़ते हैं।
रूपा के पिताजी उससे पूछते हैं। ये चमत्कार कैसे हो गया? मैं ठीक कैसे हो गया? रूपा ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। फिर वो लोग घर आ गए। शिखा इस बात से बहुत जल रही थी कि रूपा के पास जो अंगूठी है वो सच में जादुई है। वो अपने मन ही मन में सोचने लगी, वो जादुई अंगूठी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर वो जादुई अंगूठी मेरे पास होती तो मैं अपनी कितनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती थी और इस गांव की नहीं, इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन सकती थी। मैं उस जादुई अंगूठी को उस काली कलूटी रूपा से कैसे हासिल करूं? कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी एक ही घर में दो जुड़वा भाइयों के साथ हो जाती है। ससुराल में आज दोनों बहनों का पहला दिन था। रूपा रसोई घर में जाकर सभी के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती है और फिर जल्दी जल्दी सबको खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। तभी रूपा की ननद निधि कहती है, भाभी, आपने तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। शिखा ये सब सुन रही थी और वो अपने मन में कहती है, सही कहा तुमने निधि, रूपा के हाथों में जादू है। वो जादुई अंगूठी, वरना उसके बिना तो रूपा कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती। रूपा अपने ससुराल में सभी का बहुत ख्याल रखती थी। वो कभी अपनी सास से बातें करती तो कभी काम में अपनी ननद की मदद करवाती। ससुराल में रूपा को सभी लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन शिखा सुंदर थी, इसलिए शिखा की भी तारीफ किया करते थे। शिखा को इस बात पर बहुत घमंड था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक बार की बात है, गांव में अचानक पानी की समस्या आ गई। सूखा पड़ चुका था। दूर दूर तक गांव में किसी को भी पानी नहीं मिल रहा था। सभी गांव वाले अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की तलाश में थे और परेशान थे। तब रूपा एक दिन अपनी सास से बोली, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं गांव की पानी की समस्या दूर कर सकती हूँ। तुम पानी की समस्या दूर कर सकती हो? वो भला कैसे? ये सुनकर रूपा ने अपनी सास को जादुई अंगूठी के बारे में सब कुछ बताया। रूपा की सास बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है रूपा, तुम कल ही सभी गांव वालों को बुलाकर तुम्हारी जादुई अंगूठी से उन्हें पानी दे देना। अगले दिन निर्मला ने सभी गांव वालों को बुलाया और एक बाल्टी में पानी भर कर रखा और उसके बाद रूपा ने जादुई अंगूठी से कहा, जादुई अंगूठी, तुम इस बाल्टी को कभी भी पानी से खाली मत होने देना। फिर क्या था, सभी लोगों ने उसी बाल्टी से पानी निकाला और वो बाल्टी भरी रही। उसके बाद सभी लोग रूपा की खूब तारीफ करने लगे। सब लोग इस आश्चर्यजनक मंजर को देखकर हैरान थे और एक औरत ने कहा, निर्मला, तुम्हारी बहू रूपा ने तो सारे गांव वालों की समस्या का समाधान चुटकी में कर दिया। ऐसे गुण वाली बहू हर किसी को नहीं देता है भगवान। ऐसा दिल भी भगवान सबको नहीं देता। तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें रूपा जैसी बहू मिली है। और फिर सभी लोग रूपा की तारीफ करने लगे। ये देखकर शिखा को और भी ज्यादा जलन होने लगी और उसने मन ही मन सोच लिया, रूपा को ये सारी तारीफ सिर्फ उस जादुई अंगूठी की वजह से मिल रही है, वरना रूपा मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अगर मैं रूपा को मार डालूं तो ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ करेंगे और वो जादुई अंगूठी भी मेरी हो जाएगी और उससे मैं जो चाहे वो करवा सकूंगी। और फिर शिखा ने ऐसा ही किया। वो रूपा को किसी बहाने नदी के किनारे ले गई और रूपा से बोली, रूपा, तू मेरी छोटी बहन है और मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या तू अपनी ये अंगूठी मुझे नहीं दे सकती क्या? क्यों नहीं दीदी, आज से ये अंगूठी आपकी हो गई, लेकिन याद रखना इसका कभी भी कोई गलत इस्तेमाल मत करना। अंगूठी लेते ही शिखा रूपा को नदी में धक्का दे देती है। रूपा चिल्लाती रहती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे पानी से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। लेकिन शिखा वहाँ से चली जाती है। घर आकर शिखा सभी को बताती है, सासू माँ, मैं क्या बताऊं, दीदी नदी में कूदकर मर गई। मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो अपने सावे रंग से बहुत परेशान थी। कहती थी कि सब उनका मजाक उड़ाते हैं, मुझसे उनकी तुलना करते हैं, इसलिए वो नदी में कूद गई। ये सुनकर रूपा का पति बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रूपा को अपने रंग रूप से कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे भी वो सांवली ही पसंद थी। जरूर तुमने ही उसे धक्का दिया होगा।
ये तुम क्या कह रहे हो अजय? शिखा भला अपनी बहन को धक्का क्यों देगी? ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी रूपा को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। ऐसा कहकर अजय वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रूपा नदी में बहती हुई दूसरे गांव चली जाती है। वहां कुछ मछुआरे जो मछली पकड़ रहे थे, उनके जाल में रूपा फंस जाती है। मछुआरे उसे अपने घर ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, लेकिन रूपा होश में नहीं आती। तभी एक मछुआरा कहता है, अरे ये तो होश में ही नहीं आ रही है। ऐसा करते हैं कि पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, उन्हें बुलाते हैं। शायद उनके पास कोई दवाई हो या वो इसे ठीक कर सकें। कुछ मछुआरे पड़ोस में जाकर बूढ़ी अम्मा को ले आते हैं। ये वही बूढ़ी अम्मा थी जिन्होंने रूपा को जादुई अंगूठी दी थी। बूढ़ी अम्मा रूपा को देखते ही चौंक जाती है। वो आंखें बंद करती है तो उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती है। बूढ़ी अम्मा रूपा के सर पर हाथ रखती है और कोई मंत्र पढ़ती है, जिससे रूपा बिल्कुल ठीक हो जाती है और उठकर बैठ जाती है। रूपा बूढ़ी अम्मा को देखकर चौंक जाती है। फिर बूढ़ी अम्मा रूपा से कहती है, रूपा तुम यहाँ कैसे आई? रूपा बूढ़ी अम्मा को सारी कहानी विस्तार से सुना देती है। इस पर बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा शिखा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम कुछ दिन मेरे साथ चलकर मेरे घर पर रहो, वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ जरूर आएगी। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा रूपा को लेकर अपने घर आ जाती है और उसे अपने घर के पीछे में एक फूल के झाड़ को दिखाकर इशारा करते हुए कहती है, रूपा ये फूल देख रही हो? ये फूल कोई मामूली फूल नहीं है, बल्कि एक तरह का जादुई फूल है। तुम इस फूलों की पत्तियों को रोज तोड़कर खाया करो। इससे क्या होगा बूढ़ी अम्मा? जैसे जैसे तुम इसे खाती जाओगी, तुम्हारा रंग गोरा और शिखा का रंग सांवला होता जाएगा। अब रूपा ने रोज ऐसा ही करना शुरू किया। वो हर दिन उस फूल की कुछ पंखुड़ियों को तोड़कर खा लिया करती। उसका रंग थोड़ा सा निखर जाता। दूसरी तरफ शिखा का रंग थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लगा। इस बात से शिखा बहुत दुखी थी। एक दिन वो अपनी जादुई अंगूठी से बोली, हे जादुई अंगूठी, मुझे सुंदर बना दो। ऐसा कहते ही जादुई अंगूठी से आवाज आई, मेरा जादू तुम जैसी लालची और मतलबी लड़की के हाथ में आने से खत्म हो गया है। अब मुझ में कोई जादू नहीं बचा। ये सुनकर शिखा बहुत दुखी होती है और उस जादुई अंगूठी को निकालकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रूपा उस जादुई फूल को खाकर गोरी होती जा रही थी और शिखा अपने कर्मों के प्रभाव से काली होती जा रही थी। अब शिखा अपने ससुराल वालों से हर दिन झगड़ा करती, उन्हें बुरा भला कहती और घर का कोई काम नहीं करती। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन शिखा के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। शिखा की ननद ने शिखा से कहा, भाभी मेरी सहेली आई है, उनके लिए जरा कुछ चाय और नाश्ता बना दो। दीदी मैं क्यों बनाऊं तुम्हारी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता? आप अपनी सहेलियों के लिए खुद चाय नाश्ता बना लीजिए। ऐसा कहकर शिखा अंदर चली गई। तभी निधि की एक सहेली बोली, तुम्हारी भाभी के अंदर कोई भी गुण नहीं है, ना वो सुंदर है, ना सुशील है और ना ही उनका व्यवहार अच्छा है। शिखा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वो अपने कमरे में आई तो देखा कि उसका पति विजय कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये देखकर शिखा बोली, विजय आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। विजय मन ही मन सोचने लगा, मैंने शिखा की खूबसूरती देखकर ही उससे शादी की थी, लेकिन अब शिखा तो खूबसूरत बची ही नहीं। किसी तरह से मुझे शिखा से पीछा छुड़ाना होगा। और ये कहकर विजय शिखा को उसी नदी के किनारे ले गया जिस नदी के किनारे शिखा ने रूपा को धक्का दिया था। वहाँ जाकर विजय शिखा से बोला, शिखा मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखकर ही तुमसे शादी की थी, वरना गुण नाम की तो कोई भी चीज तुम में नहीं है और अब वो खूबसूरती भी खत्म हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन इससे पहले कि शिखा कुछ और कहती, विजय ने शिखा को उसी नदी में धक्का दे दिया। शिखा बहती हुई दूसरे गांव में नदी के किनारे पहुंच गई, जहां वो कुछ मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने उसे जाल से निकाला और अपने घर ले आए और उसका इलाज करने लगे। जब शिखा होश में नहीं आई
उन्होंने बूढ़ी अम्मा को फिर से बुलवाया। बूढ़ी अम्मा ने शिखा को देखते ही पहचान लिया। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने शिखा के माथे पर हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ा और शिखा बिल्कुल ठीक हो गई। शिखा बूढ़ी अम्मा को देखकर चौंक गई। तब बूढ़ी अम्मा बोली, तुम यहाँ कैसे आ गई शिखा? ये सुनकर शिखा रो पड़ी। बूढ़ी अम्मा को सारी बातें बताई। उसकी सारी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, यह तुम्हारे कर्मों का फल है शिखा। तुमने जो बोया था आज तुमने वही काटा, तो फिर दुख कैसा जता रही हो? अपनी बहन के साथ जो किया वो पलटकर तुम्हारे साथ हुआ, ये तो होना ही था। शिखा को अपनी गलती का एहसास था। वो बूढ़ी माँ से बोली, आप सही कह रही हैं बूढ़ी माँ। आज मुझे एहसास हो गया कि हमेशा मैंने अपनी बहन के साथ गलत किया और आज मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। अगर मेरी बहन कहीं मुझसे मिलती तो मैं उससे माफी मांगती, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो भी नहीं लिखा। मैं पूरी दुनिया में अब अकेली हो चुकी हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये सारी बातें पीछे खड़ी रूपा सुन रही थी। वो आगे आई और बोली, नहीं दीदी, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगी। शिखा ने दौड़कर रूपा को गले से लगा लिया और उससे माफी मांगने लगी। रूपा ने उसे माफ कर दिया और बूढ़ी अम्मा बोली, बूढ़ी अम्मा, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। एक एहसान और कर दीजिए, मेरी दीदी का रूप रंग उसे लौटा दीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कुछ मंत्र पढ़े और शिखा पर फूंका। शिखा अपने असली रंग रूप में वापस आ गई। इसके बाद दोनों बहनें अपनी ससुराल लौट आई। सभी लोग उन दोनों बहनों को देखकर बहुत खुश हुए। विजय ने भी शिखा से अपने किए की माफी मांगी और सभी लोग साथ में मिलजुल कर रहने लगे।